हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनीश शर्मा है। मैं 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सिविल लॉ में प्राइमरीली। साथ में जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है उन लोगों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए, जिनको मैं नहीं जानता उनके लिए भी, कि सिंपल और कंसाइज फॉर्म में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ये क्यों इंसर्ट करा गया है एविडेंस एक्ट में, इसको सिंपल मीनिंग में हिंदी में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। मेरा मानना ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो चैप्टर 7 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, पार्ट 3 में ये आता है, तो ये पहले सोच समझना चाहिए कि ये क्यों इसके अंदर डाला गया एविडेंस एक्ट में, इसका पर्पस क्या है ये, और इसका मतलब क्या है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है, बर्डन का मतलब भार और प्रूफ का मतलब सबूत। तो किसी चीज़ को प्रूव करने का भार किसके ऊपर है, ये चैप्टर बताता है कि किसी भी चीज़ को तुम असर्ट करते हो, कहते हो कि एग्जिस्ट करती है, या कहते हो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको प्रूव करने का, इसको साबित करने का कि तुम्हारी बात सही है, ये भार किस पे है। तो नेचुरली तुम पे होगा, जो कह रहा है वही, उसी पे भार होगा कि भाई जो ये कह रहा है ये बात सही है नहीं है, तो उसे एस्टेब्लिश करने का भार उसी बंदे पे होगा जो ये कह रहा है। और दूसरी बात, इसको इस चैप्टर को इस एविडेंस एक्ट में क्यों इंक्लूड किया गया है, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है ताकि ये एस्टेब्लिश हो सके, जो पार्टी जो भी बात कहना चाह रही है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, डिफेंस हो, प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, सिविल केसेस में, वो ये प्रूव भी तो करे, जो कह रहा है वो साबित कैसे करेगा, वो बिना सबूत के उस फैक्ट को साबित कर नहीं सकता। तो इस वजह से, और जब साबित ही नहीं कर सकेगा तो ट्रायल आगे नहीं चलेगा। तो इस वजह से इस चैप्टर को इस एविडेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है, जो इंग्लिश क्योंकि इसकी एविडेंस एक्ट की इतनी ज़्यादा टफ है कि कई बच्चों को हो सकता है समझ में ना आती हो, या समझने में दिक्कत आती हो, या इनके मीनिंग समझ में ना आते हों। तो जो मुझे समझ में आया है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं इस वीडियो के थ्रू अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, जो मुझे नहीं जानते उनसे भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। बस मेरी ये इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने की। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पे लाई करता है, जो बंदा, जैसे सेक्शन 102 है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई जी, इस किस पे लाई करता है, ये उस पे लाई करेगा जो ये कहता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। कि भाई जैसे मैंने कह दिया कि भाई ऐसा है, बी ने सी को गोली मार दी, या बी के कब्जे में सी की लैंड है, तो ये अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि बी ने सी को कब्जा गोली मारी, या बी के कब्जे में सी की लैंड है, तो ये साबित करने का भार किसके ऊपर है, वो मेरे पे है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कोई मुलजिम कोर्ट के सामने लाया जाता है और उसके सामने ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई इसने मर्डर करा, रेप करा, थेफ्ट करी, तो ये साबित करने का कि भाई उसने थेफ्ट करी, मर्डर करा, रेप करा, ये किसके ऊपर भार है, वो है प्रोसिक्यूशन पे, सरकारी वकील पे, सरकारी वकील साहब पे। तो या स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही सरकारी वकील अपॉइंट करती है, पुलिस पे है ये भार। तो अनलेस एंड अनटिल आप अपना वो भार डिस्चार्ज नहीं करोगे, वो भार आप उतारोगे नहीं, वो भार आप कैसे उतारोगे, बर्डन कैसे डिस्चार्ज करोगे, आपको साबित करना पड़ेगा एविडेंस कोर्ट के सामने रख के कि भाई हाँ, ये आदमी जो है इसने ये गलत काम करा है, या इसने इसका कब्जा करा है, तो हमारे पास ये सफिशिएंट एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि इसने ये जो हम कह रहे हैं वो सही है। चाहे वो गिल्ट हो, चाहे कब्जा ले रखा हो, वो चीज़ सही है, ये प्रूव करने के लिए आपको, या वो फैक्ट्स प्रूव करने के लिए जो आप कह रहे हो कि इसने करें, या वो हुए, या आपकी नॉलेज में है, तो उसको साबित करने के लिए आपको सबूत रखने पड़ेंगे, एविडेंस रखने पड़ेंगे। तो वो सबूत रखने का भार, बर्डन आप पे है। फिर जब आप अपना बर्डन वो डिस्चार्ज कर दोगे, सबूत रख दोगे, एस्टेब्लिश कर दोगे, तो कि ये काम उसने नहीं करा जिस पर आप एलिगेशन लगा रहे हो, या जिसके खिलाफ आप ये बात कह रहे हो, वो चीज़ उसने नहीं करी, उसको प्रूव करने का भार उस आदमी पे आ जाएगा, सामने वाली पार्टी पे। तो इसी तरीके से उसके रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सेक्शन 105 है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शंस, कि भाई जहाँ मुलजिम का केस जनरल एक्सेप्शंस जो आईपीसी में दे रखे हैं, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, तो उसके अंदर उसका केस फॉल करता है।
तो वो एक्यूज़ नहीं माना जाता। अगर उन एक्सेप्शंस के अंदर उसका केस आ जाता है तो उस पर सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट उस पर कम हो जाती है। तो ये चीज़ कि उसका केस उसके अंदर फॉल करता है, उसने इंटेंशनली नहीं करा या उसने सब कुछ नॉलेज में आके नहीं करा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। 76 से 106 के बीच में जो एक्सेप्शंस है उनका वो डिफेंस ले सकता है कि भाई मैंने गलती से कर दिया, मिस्टेक से कर दिया, मेरी नॉलेज में नहीं था, ये सारी चीज़ें हैं, या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कर दिया, या प्राइवेट डिफेंस में कर दिया, मेरे पे कोई हमला कर रहा था तब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइज़ो भी जो दे रखे हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें प्रोवाइज़ो भी दे रखा है, उसमें से उस प्रोवाइज़ोज़ हैं वो भी आ जाते हैं। तो अब ये नेचुरली जब प्रोसिक्यूशन कह देता है कि भाई तूने ये सब कुछ करा है, तूने मर्डर करा, रेप करा, या जो भी थेफ्ट करी, तो या जो भी ऑफेंस करा, तो उसने ये चीज़ नहीं करी इंटेंशनली और नॉलेज में आके, इसको प्रूव करने का भार फिर उस पर शिफ्ट हो गया, सामने वाली पार्टी पे, एक्यूज़ कह दो उसको। तो एक्यूज़ फिर ये जो है करेगा प्रूव सेक्शन 105 को इन्वोक करके कि भाई एविडेंस सेट के कि भाई मेरा केस एक्सेप्शंस में आता है, तो फिर बर्डन उस पर है, वो अपना बर्डन डिस्चार्ज करे। तो इसी तरीके से जो है अब बर्डन ऑफ सेक्शन 106 आ गया, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, की कोई चीज़ किसी इंसान को की खुद की नॉलेज में है, खुद की पर्सनल नॉलेज में, जो दूसरा बंदा नहीं जानता। तो ये चीज़ उस हमने कह दिया भाई, जैसे ये आ गया कि ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट ए टिकट, की ये जो है बिना टिकट के रेलवे पे ट्रैवल कर रहा था। अब हमें तो नॉलेज में ये आया कि भाई एक बिना टिकट, हमने एलिगेशन लगाया कि भाई इसके पास टिकट नहीं है, बिना रेलवे में टिकट, बिना टिकट के कर रहा है ट्रैवल, तो फिर रेलवे के अंदर हमने ये कह दिया। अब उसके पास टिकट है तो ये तो वही बताएगा ना कि उसके पास टिकट है या नहीं है। हमने तो अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया, उस पर एलिगेशन लगा दिया, बता दिया इस पर टिकट नहीं है, देख लो। अब मान लो तलाशी में भी उसके पास टिकट नहीं निकली, तो हम तो सही साबित हो गए, हमारा बर्डन डिस्चार्ज हो गया। अब अगर उसके पास टिकट है तो वो बताए कि कहाँ है, किधर है, वो उसकी नॉलेज में है, स्पेशली ये फैक्ट उसकी नॉलेज में है कि टिकट होने का फैक्ट उसकी खुद की नॉलेज में है। तो ये बर्डन अब फिर उस पर शिफ्ट हो गया कि वो प्रूव करे कि उसके पास टिकट है और वो इलीगली ट्रैवल नहीं कर रहा ट्रेन में। तो जैसे ये आ गया, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट, इलिस्ट्रेशन इसमें विद सम इंटेंशन अदर देन दैट विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम। तो उसकी इंटेंशन बोनीफाइड है, उसकी वो विद टिकट ट्रैवल कर रहा है, ये बर्डन अब उस पर शिफ्ट हो गया। हमने तो कह दिया भाई बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है, हमने तलाशी दिलवा दी, टिकट नहीं निकली, अब उसके पास टिकट है, ये चीज़ वो खुद प्रूव करेगा, तो ये बर्डन उस पर शिफ्ट हो गया, हमारा बर्डन प्रोसिक्यूशन का डिस्चार्ज हो गया। अब जैसे तो इसी तरीके से जैसे सेक्शन 107 आ गया, 108 आ गया, 109 आ गया, 107 आ गया, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, 30 कि भाई क्वेश्चन इज़ वेदर अ मैन इज़ अलाइव एंड डेड एंड इट इज़ शोन, ये हमने शो कर दिया कि ये बंदा 30 साल के अंदर अंदर हमने शो कर दिया अलाइव है। बर्डन ये प्रूव करने का हमने तो शो कर दिया ये अलाइव है। अब जो बंदा ये कह रहा है कि नहीं अलाइव नहीं है, मरा हुआ है, तो ये उसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, भार उस पर शिफ्ट हो जाएगा कि हाँ तू ये कह रहा है ना कि ये जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, तो तू प्रूव कर कि ये मरा हुआ है। तो ये 107 में ये आ गया। तो ये इसकी मैगज़ीम जो है वो मैगज़ीम तो नहीं कहूँगा मैं ये जरूर कहूँगा कि इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूस ऑफ लाइफ। ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं हम कि ये जिंदा है आदमी, सेक्शन 107। सेक्शन 108 आ गया, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज़ अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स, जो 7 साल तक जिसके बारे में सुना ही नहीं किसी ने, तो ये प्रूव करना कि भाई वो ज़िंदा है। अब ये जो है इसी का प्रोवाइज़ो है, सेक्शन 107 जो का प्रोवाइज़ो सेक्शन 108 में दे रखा है कि इसका एक तरीके से समझ लीजिए कंटिन्यूएशन है, कि एक्सेप्शन कह दीजिए। प्रोवाइज़ो हमेशा एक तरीके से एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं कि अदरवाइज़, कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज़, जब ये सवाल उठता है कि मैन इज़ अलाइव है, जिंदा है या मरा हुआ है, और ये प्रूव हो जाए कि ही हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स, कि उस ये प्रूव मैंने कर दिया अभी, हाँ 4 लोगों से पूछवा दिया ए के बारे में कि हाँ भाई तुमने ए के बारे में पिछले 7 साल से कहीं सुना है, ए क्या यहाँ आता जाता है, ए के बारे में पता है वो कहाँ पर है क्या है। मेरे 4 जानने वालों ने कह दिया कि हाँ जी हमने तो नहीं सुना उसके बारे में, कहीं कहाँ गया, किधर गया, कहीं दिखा नहीं, कुछ नहीं पता, 8-10 साल पहले देखा था, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ गया, कुछ नहीं पता उसका। तो या उसके रिलेटिव से मैंने पूछवा दिया। तो अब जो बंदा आके मेरे सामने कह रहा है कि भाई हाँ वो ज़िंदा है, मैंने उसको देखा है, कोई भी बंदा आके कह रहा है कि ये ज़िंदा है, ये मैंने उसे देखा है, मैंने उसे यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, इधर देखा था, मार्केट देखा था, कोर्ट देखा था,
तो अब बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने तो अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया, 4 लोगों से पूछवा दिया जो ए को जानते थे, मुझे भी जानते थे कि भाई हाँ ए को हमने 7 साल से नहीं देखा कम से कम। तो जो बंदा ये कह रहा है कि हाँ जी मैंने उसको तो अभी रिसेंटली देखा है, वो तो ज़िंदा है, तो ये बर्डन अब उस पर शिफ्ट हो गया कि हाँ भाई अब तू कह रहा है अगर कि वो ज़िंदा है तो तू प्रूव कर, तू उस आदमी जो ज़िंदा आदमी है ए उससे हमारे को मिलवा। तो ये मेरे हिसाब से ये है, ये सेक्शन कहना चाह रहे हैं, सेक्शन 107 108। फिर 109 आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रिंसिपल एजेंट। जब एक क्वेश्चन उठता है पर्सनस पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हो गए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हो गए, लैंड ओनर टेनेंट हो गए, मकान मालिक किराएदार हो गए, प्रिंसिपल है एजेंट है, और ये शो हो जाता है कि वो मैंने शो कर दिया जैसे मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी लैंड और टेनेंट के जॉब पे काम करते हैं, ए लैंडलॉर्ड है बी टेनेंट है, और ए बी प्रिंसिपल एंड एजेंट है। प्रिंसिपल जो है जिसका बिज़नेस है वो प्रिंसिपल है, मान लीजिए जैसे कोई पार्टनरशिप कोई बिज़नेस एंटरप्राइज हो गया, उसका प्रिंसिपल जो है जो मेन प्रोप्राइटर है वो ए है, और बी को उसने रख रखा है एज एन एजेंट टू वो उनके एक्ट उसके बिहाफ पे ए के बिहाफ पे एक्ट करे, डील करे बिजनेस में उसकी ऑथराइजेशन से ए की। तो मैंने प्रूव कर दिया मान लीजिए अलग अलग केसों में कि ए और बी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, या ए एंड बी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, या ए एंड बी प्रिंसिपल एंड एजेंट है, और वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं इसी रिलेशनशिप में अपने अपने स्फेयर में। तो बर्डन ये प्रूव करने का, वो कोई कह दे नहीं जी ए और बी पार्टनर नहीं है, ए अलग है बी अलग है, ए और बी की कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ए अलग काम करता है बी अलग करता है। कोई ये कह दे सेकंड केस में लैंडलॉर्ड टेनेंट की कि ए और बी लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं है जी, ए का मकान अलग है बी का मकान अलग है, वो अपने अपने मकानों में रहते हैं, ये इसका कोई टेनेंट नहीं है, न इससे किराएदार है न ये मकान मालिक है। या ए और बी प्रिंसिपल एंड एजेंट में कोई कह दे कि कोई आदमी आ गया कि नहीं ए और बी जो है प्रिंसिपल एंड एजेंट नहीं है, ए का बिज़नेस अलग है बी का बिज़नेस अलग है, बी बेशक छोटा बिजनेसमैन है लेकिन उसका ए के बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है, और ना उसको का यहाँ उसका आना जाना है, ना कोई आपने आपस में रिलेशनशिप है। तो जो भी बंदा ये बात कहता है कि नहीं है रिलेशनशिप, एग्जिस्ट ही नहीं करती रिलेशनशिप, तो ये बर्डन उसके ऊपर जो है फॉल करता है कि वो ये प्रूव करे कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप फॉल नहीं करती है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर नहीं करती है। मैंने तो अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया कि भाई ये कह के प्रूफ दिखा दिया, रसीदें दिखा दी, ये दिखा दिया, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड दिखा दी पार्टनर्स के बीच में, लैंडलॉर्ड टेनेंट में मैंने रिसिप्ट दिखा दी, वो जो लैंडलॉर्ड टेनेंट को रिसिप्ट इशू करता है रेंट रिसिप्ट, और प्रिंसिपल एंड एजेंट में मैंने बिज़नेस की कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया जिसमें ऑथराइजेशन कर रखा है प्रिंसिपल ने एजेंट को कि भाई तू मेरे बिहाफ पे एक्ट कर, मैंने तो दिखा दिया, मैंने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया, ये आ गया ना, इट हैज़ बीन शोन। तो शोन कैसे होगा, शोन होगा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप दिखा दोगे, कोई डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर दोगे रिकॉर्ड पे कि जिससे प्रूव हो जाए रिलेशनशिप। तो मैंने तो अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया है दिखा के हाँ इनकी रिलेशनशिप अलग अलग उसमें एग्जिस्ट करती है अलग अलग केसेस में। अब जो बंदा ये कहता है कि नहीं जी ये नहीं करती, तो वो बर्डन अब उस पर होगा कि वो प्रूव करे सफिशेंटली, मेरे जो एविडेंस है उसको काट सके वो, मेरे बर्डन से मेरा बर्डन तो डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने जो एविडेंस प्लेस करे हैं उस एविडेंस को वो काट निकाल सके उसकी, ये एविडेंस दे के कि भैया ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो बर्डन जो बाहर है प्रूफ का वो उस पर आ जाएगा, जो ये अफर्म करता है कि यहाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इसके ऊपर आ गया। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप आ गया जब सेक्शन 110 कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ व्हिच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट द ओनर। अब कुछ सवाल उठता है कि एक आदमी किसी चीज़ के कब्जे में है, क्या वो उसका ओनर है या नहीं है। बर्डन, अब हर आदमी जैसे मैं इस मकान के में हूँ तो मेरे को ज़्यादातर लोग, मेरा मकान है वैसे भी ये, मैं ओनर हूँ इसका, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई मैं इस घर में रहता हूँ, खाता पीता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, बिल देता हूँ, सब देता हूँ पानी का, तो सारे आसपास के लोग जानते हैं ना ये मकान का मालिक है, तभी तो इसके कब्जे में है मकान, वरना ऐसे कोई आगे कैसे किसी के घर में कब्जे में रह लेगा। लेकिन अब इसके अंदर ये है कि जो बंदा ये कहता है कि भाई ये मकान इसका नहीं है, ये इसका ओनर नहीं है, तो ये प्रूव उसके ऊपर है, बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये कब्जे में तो है लेकिन तू कैसे कह रहा है ये ओनर नहीं है, तो तू प्रूव कर कि ये अवैध कब्जे में बैठा हुआ है या इसने कब्जा कर रखा है, तो ये बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाएगा। प्राइमा फेसाई तो जो बंदा पोजेशन में होता है उसी को ही प्रिजम्पशन मानी जाती है कि ये ओनर है इस प्रॉपर्टी का। इसके अंदर एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ पोजेशन
ये है प्रिजम्पशन पोजेशन इज़ ए प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब कब्जा जो है वो एट द फर्स्ट साइट सबूत है ओनरशिप का, मालिकाना हक का। तो ये आगे सेक्शंस इसके क्या नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ के, जो मेरे को जो समझ में आए, जो मैंने चाहा कि भाई मैं लोगों से शेयर कर सकूं। बाकी के जो हैं इसके अंदर सेक्शंस वो मैं आपसे डिटेल में फ्यूचर में जो है मैं आपसे 1-2 दिन में मैं वीडियो इसकी बना के डालूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यूज़ लिख के दीजिए। अगर इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप प्लीज़ इस पर वो भी लिख के दीजिए। अगर ये बुरा है तो किस एस्पेक्ट में बुरा है तो ये भी मुझे लिख के दीजिए, ताकि मैं इसको और बेटर बना सकूं और अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन डाल सकूं। और मैं चाहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, एविडेंस एक्ट हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसको मैं सिंपल भाषा में वीडियो बना के जो और बच्चे हैं और मेरे कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जिनको हो सकता है ये थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आती हो इंग्लिश, क्योंकि इनकी बहुत टफ होती है बेयर एक्ट्स के अंदर, जो क्योंकि इंग्लिश टाइम के बेयर एक्ट्स हैं, इंग्लिश जो हमारे क्या नाम है कॉलोनियल रूलर्स थे वो बना के गए हैं सारे एक्ट, इनको समझने में करने में दिक्कत आती है। तो मुझे जो समझ में आया तो मैं चाहता था कि भाई लोगों को मैं शेयर कर सकूं कि क्या ये मेरी समझ, क्या ये मेरा इंटरप्रिटेशन हिंदी में जो मैंने दी है, क्या ये ठीक लगी आपको इस एक्ट के हिसाब से, तो भी बताइए, नहीं लगी तो भी बताइए, कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।